एवरीवन, वेलकम टू प्रॉपर्टी गुरु। स्वागत है आपका इस शो में। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। प्रॉपर्टी की सभी जरूरी जानकारियों के साथ साथ हम हमेशा आपको इस शो में बताते हैं आपकी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट से जुड़े सवालों के जवाब, साथ ही आपको बताते हैं प्रॉपर्टी बाजार का ताज़ा हाल। तो चलिए, आज भी ये सब होगा और आपके सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पार्किंग प्रॉपर्टी एडवाइजर के फाउंडर और CEO अक्षय कुमार साहब। अक्षय जी, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। तो आइए अक्षय जी के साथ सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। लेते हैं अपने पहले कॉलर को, जो कि है मुंबई से निखिल जोशी साहब फोन कर रहे हैं। निखिल साहब, पूछिए अपना सवाल। मैं थाना एरिया में, थाना वेस्ट में 3 BHK प्रॉपर्टी देख रहा हूँ। ओके। मेरा बजट 90 to 95 लाख रुपीज है। मुझे घोड़बंद रोड में ज्यादा अंदर तक नहीं जाना है। ओके। ये एक मेरा क्वेरी है। दूसरा क्वेरी है मेरा कि मेरा कोलशेद रोड पे 2 BHK अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट है। ओके। तो वो बेच के मैं 3 BHK के लिए जाऊँ कि फ्रेश इन्वेस्टमेंट करूँ? थैंक यू वेरी मच। जी जरूर। मैं थोड़ा कंफ्यूज भी हो गया इनके सवाल से कि ऑलरेडी एक इन्वेस्टमेंट में ये हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन अब ये चाहते हैं कि थाने वेस्ट में, और ये अंदर नहीं जाना चाहते कहीं पे डीप में, ऑन द रोड या थोड़े मेन इलाकों में घर लेना चाहते हैं। 1 करोड़ तक का बजट रखते हैं, तो अब क्या करना चाहिए इनको? देखिए, इनकी 2 सवाल थे। एक तो ये 2 बेडरूम जो है वो बने रहे या एग्जिट करें। दूसरा ये है कि भाई 3 बेडरूम ले तो कहाँ ले और कितने पैसे में ले। 1 करोड़ का बजट बोल रहे हैं ये। 1 करोड़ के बजट में एकदम अच्छी चीज जो 3 बेडरूम, जो रहने लायक 3 बेडरूम, जो शानदार 3 बेडरूम होगा, वो 1 करोड़ के बजट में जरा मुश्किल से मिलेगा। आपको अगर 1 करोड़ का बजट में 3 बेडरूम चाहिए तो आपको रीसेल में लेना पड़ेगा या थोड़ी सी पुरानी बिल्डिंग लेनी पड़ेगी। इस वक्त जो थाना के रेट्स हैं वो 7 से 9 हज़ार के रेट्स हैं, खास करके जो एरियाज आप चाहते हैं। घोड़बंदर में थोड़ा आगे एक पुरानिक जी का प्रोजेक्ट है, वो 7-7.25 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फुट में आपको वहां पे मिल सकता है 3 बेडरूम, जो 1 करोड़ के अंदर शायद क्या 1 करोड़ के आसपास आ जाए, 1 करोड़ 10, 1 करोड़ 20 लाख तक आ जाए। अच्छे बिल्डर जो हैं सब आपको 120 से 130 का जो बजट बनाना पड़ेगा। हाँ, काफ़ी बिल्डर्स हैं थाना में जो आपको ये 20-80 का ऑप्शन दे रहे हैं, मतलब आप 20% देके आप फिर बाकी बाद में पेमेंट करिए, तो ये ऑप्शंस आपको वहाँ पे मिल सकती हैं। अगर आपका 2 बेडरूम का डिटेल आपने शायद बताया नहीं, पर अगर आपको ज़्यादा एक्सपोजर नहीं करना थाना पे तो आप 2 बेडरूम बेच के लीजिए। आपका 2 बेडरूम इतनी आसानी से इस वक्त नहीं बिकेगा, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप शायद 3 बेडरूम बुक कर लीजिए और 12 से 24 महीने के बाद 2 बेडरूम बेचिए, क्योंकि मुझे लगता है कि उस टाइम में थोड़ी सी मार्केट बेहतर हो जाएगी। ये बुकिंग का टाइम है, बेचने का टाइम शायद नहीं है। चलिए, तो यहाँ पर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सलाह, क्योंकि जिस तरीके से आप अपने पूरे ट्रांजैक्शन को डिजाइन करना चाहते हैं कि अगर आपने नई बुकिंग लेनी है, 3 BHK में जाने का मन है ही, तो आप उसे बुक कर लीजिए। लेकिन अपना मौजूदा 2 BHK फ्लैट जो अंडर कंस्ट्रक्शन है उसे कम से कम 1 या 2 साल बाद बेचिए, ताकि आपको उसके बेहतर रिटर्न मिले, क्योंकि जैसा अक्षय जी कह रहे हैं ये बेचने का वक्त नहीं है। अक्षय जी, लेकिन जैसा इन्होंने कहा, इनकी हो सकता है कुछ अलग समस्या हो कि घोड़बंदर रोड पे अंदर जाना नहीं चाहते, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब जब वहां पर काफी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, जो 7-8 ओवर ब्रिजेस थे वो बन चुके हैं, काम पूरा हो गया, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो चुकी है घोड़बंदर की, और घोड़बंदर रोड पे प्रॉपर आपके पास बेहतरीन मार्केट्स हैं, बढ़िया प्रोजेक्ट हैं, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो ये बाकी के जो इलाके थाने उनसे एक बेहतर लोकेशन की तरह उभरा है। तो बुरा ऑप्शन नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं समझ पाया कि ये क्यों नहीं जाना चाहते, पर घोड़बंदर बिल्कुल आपने सही कहा, अच्छी लोकेशन है, वहां पे डेवलपर्स अच्छे हैं। मेन रोड पे और थोड़े ऑफ द मेन रोड पे भी अच्छे प्रोजेक्ट आ चुके हैं, और काफी एंड तक घोड़बंदर रोड तक अच्छे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। आप ये जरूर ध्यान रखिएगा कि आप 5 साल पहले लोग घोड़बंदर रोड के स्टार्टिंग से आगे नहीं जाना चाहते थे, तो जब ये प्रोजेक्ट जो आप आज बुक कर रहे हैं, जब 3-4 साल के बाद आपको डिलीवरी आएगी, तब वो घोड़बंदर एंड का भी जो लोकेशन रहेगा, आपको आज के हिसाब से जो ठीक नहीं लग रहा, वो तब आपको बहुत बढ़िया लगेगा। तो आप थोड़ा आगे सोच के जरा प्लान करिए। ये मत देखिए कि आज मैं नहीं जाना चाहता। जो प्रोजेक्ट बाद में आते हैं उनकी अमेनिटीज ज्यादा होती है, उनमें थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो जाता है, तो आपको उस तरह की भी बेनिफिट्स मिलती हैं। तो घोड़बंदर रोड जो है बहुत ही अच्छा लोकेशन है, और थोड़ा आप आगे भी कंसिडर कर सकते हैं। राइट। चलिए, तो घोड़बंदर रोड के बारे में हमने यहाँ पे बात कर ली, और अब एक और सवाल है मुंबई से स्मिता राघवन का। ईमेल है, हालांकि आप पूछना चाहती हैं कि गोरेगांव में सेठिया ग्रुप में प्रोजेक्ट में कुछ 489 स्क्वायर फीट का घर 1 करोड़ रुपए में मिल रहा है। ज्यादा रिटर्न कमाने के लिए महंगी प्रॉपर्टी खरीदना ठीक होगा, या मुंबई के किसी और लोकेशन या फिर बेंगलुरु में सीधा उन्होंने शिफ्ट किया, वहां पर घर लें? सर, क्या सलाह होगी इनके लिए? देखिए, ये जो इन्होंने जो बिल्डर चुना है, ये रिलेटिवली न्यू इंडस्ट्री में रिलेटिवली न्यू है, पर एक आध प्रोजेक्ट इन्होंने अच्छा किया है, रेपुटेशन इनकी ठीक है। तो अगर ये इनसे लेना चाहते हैं प्रोजेक्ट, तो मैं ना नहीं कहूँगा, पर जैसे ये सोच रहे हैं कि भाई मैं बॉम्बे लूँ, बैंगलोर लूँ, कहाँ लूँ, ये थोड़ी सी कंफ्यूजन है इनके माइंड में।
मैं उनको पहले बात तो ये कहूंगा कि आप वहां प्रॉपर्टी लीजिए जहां पे आप मैनेज कर सकते हैं। अगर आप बॉम्बे में रहते हैं तो बॉम्बे में कोशिश करके ले लीजिए। अगर आपकी बैंगलोर की कनेक्शन है, आप आते जाते रहते हैं, तो बैंगलोर कंसिडर करिए। बैंगलोर में तो ये 1 करोड़ के बजट में बहुत ही ज़्यादा ऑप्शंस आपको मिलेंगी। तो 4,000, 4,500, 5,000 रुपये पर स्क्वायर फुट में आपको 1,500-2 हज़ार स्क्वायर फुट का अच्छा मकान भी मिल सकता है वहाँ पे। रिटर्न की जो बात है, गोरेगांव बेहतर है या बैंगलोर बेहतर है, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। ऑब्वियसली मुझे लगता है कि अगर आपको सेफ्टी चाहिए तो आप बैंगलोर लीजिए। थोड़ा सा हाई रिस्क होगा बॉम्बे, बट लॉन्ग टर्म बॉम्बे में ऑलवेज रिटर्न अच्छा ही मिला है। तो डिसीजन आपकी है। अगर मैं कंसिडर करूं, मैं खुद करना चाहता तो मैं शायद बैंगलोर कंसिडर करता, बट मैं अगर बॉम्बे में रहता हूं तो मैं बॉम्बे लूंगा। चलिए स्मिता जी, तो बहुत साफ सुथरा जवाब यहाँ पर आपके लिए है। आप अपनी पोजीशन देख लीजिए, आपको कहाँ रहना है या आपके लिंक्स कहाँ हैं, कनेक्शन कहाँ है, उस हिसाब से चूज कर लीजिए। थोड़े अच्छे रिटर्न, रिस्क वाले रिटर्न के लिए, लेकिन अच्छे रिटर्न के लिए बॉम्बे एक बेहतर स्पॉट होगा। लेकिन अगर आप सिक्योर होना चाहते हैं और एक बेहतर मौसम भी चाहते हैं तो बैंगलोर एक आपके लिए अच्छा ऑप्शन होगा। और साथ में आपके बजट में शायद बहुत बेहतरीन घर भी बॉम्बे के मुकाबले आपको बैंगलोर में मिल सकता है। बहरहाल आप अपनी बाकी सारी कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए डिसीजन लीजिएगा। और इसी के साथ यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद भी सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं अक्षय कुमार साहब। तो आइए अक्षय जी के साथ हम सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हमारे अगले कॉलर हैं पुणे से अश्विन कुमार साहब। अश्विन जी, क्या है आपका सवाल? लगता है अश्विन जी से हमारा संपर्क टूट गया है। कोशिश कर रहे हैं उन्हें फोन लगाने की, लेकिन शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम। एनीवेज, उनका मेल हमारे पास है। लोहेगांव धनोरी रोड पर कैसल रॉयल या फिर अर्बन होम्स में वो फ्लैट लेना चाहते हैं। तो क्या 42 लाख में 950 स्क्वायर फीट की ये डील अच्छी रहेगी? क्या वो उसे डील को डन कर दें, ये पूछना चाह रहे हैं। देखिए, ये बिल्डर्स जो है, मैंने ज़्यादा इनके बारे में नहीं सुना है। स्मॉल बिल्डर्स हैं, तो थोड़ा उनको होमवर्क ज़रूर कर लेना चाहिए प्रोजेक्ट पे, प्रोजेक्ट अप्रूवल्स पे। ये ज़रूर ध्यान रखिए कि पूना इस वक्त बड़ा स्लो मार्केट है और काफ़ी स्मॉल बिल्डर्स स्ट्रगल कर रहे हैं प्रोजेक्ट्स को इन्वेंट्री बेचने के लिए भी और प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए भी। तो वो थोड़ा सा मुझे इशू लगता है। बाकी जो लोकेशन है, ये लोहेगांव का, ये एयरपोर्ट की तरफ है, थोड़ा एयरपोर्ट से आगे है। काफ़ी वेकेंट एरिया है इस वक्त। तो मुझे लगता है अगले 5-7 साल में अच्छे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे आएंगे। ये भी सुनने में आया है कि प्राइड ग्रुप ने भी उस एरिया में काफ़ी अच्छी ज़मीन ली है, तो इसकी वजह से मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में अच्छे डेवलपमेंट होंगे वहाँ पे। तो अगर आप ये बिल्डर से कन्विंस्ड हैं, प्रोजेक्ट से कन्विंस्ड हैं, आपने टाइटल और अप्रूवल्स देख लिए हैं, तो ज़रूर लीजिए। नहीं तो थोड़ा सा और रिसर्च करिए, उस एरिया में आप ज़रूर लीजिए। प्रोजेक्ट्स आप थोड़ा सा छानबीन और कर लें। तो सर, ये जो लोहेगांव का है, ये वही इलाका है कि जो खराड़ी और उससे लगता हुआ इलाका है या कुछ ये अलग इलाका है? विमान नगर से आगे? ये डिफरेंट लोकेशन है, एयरपोर्ट के थोड़ा आगे पड़ता है। काफी वेकेंट एरिया है इस वक्त। पर जो बिल्डर्स है, ये क्योंकि लैंड काफी खुली है वहां पे, उन्होंने काफी एक्वायर करी है चंक्स। थोड़े स्मॉल बिल्डर्स आसपास बना रहे हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि क्योंकि एयरपोर्ट की वजह से जो डेवलपमेंट होगी, स्पिन ऑफ थोड़ा होगा, बट 5-7 साल 8 साल लंबी वाली कहानी है थोड़ी। शॉर्ट टर्म में इतना। और इसी इलाके में जहां पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वगैरह बना हुआ है और दूसरे प्रोजेक्टर, वहां भी हम देखते हैं कि काफी खाली खाली इलाका है। इस समय कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, लेकिन कई बड़े नामी डेवलपर वहां पर हैं पुणे के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, ये नामी है डेवलपर्स, वहां पे एरिया खुला है, डेवलपमेंट आएगी और इंफ्रास्ट्रक्चर इस वक्त कम है। तो शॉर्ट रन में इतना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन लॉन्ग टर्म में बिल्कुल सही होगा ये एरिया। चलिए, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपका निवेश आगे चल के आपको बेहतरीन रिटर्न दे सकता है। और अब हमारे पास अगले कॉलर हैं मोहित खान साहब दुबई से कॉल कर रहे हैं। मैं खान साहब, पूछिए अपना सवाल। मेरा सवाल यह है कि मेरे पास अभी कोनार्क इंद्रायू एनक्लेव 2 में NIBM रोड के ऊपर 2.5 BHK फ्लैट है, जो कि मैंने 2007 में खरीदा था। जी जी। और अभी मैं उसको बेचना चाह रहा हूँ और उस साल के आई एम विलिंग टू बाय अनदर फ्लैट इन शोभा डेवलपर्स। जी। तो क्या आप मुझे एडवाइस करेंगे कि मेरा दोनों प्रोजेक्ट के बारे में आप सवाल है कि क्या जो फ्लैट मेरा अभी कोनार्क इंद्रायू में है उसको मैं अभी निकालूं, और शोभा डेवलपर कैसा प्रोजेक्ट है, उसकी आपकी क्या रिकमेंडेशन? जरूर यहाँ पे सलाह लेते हैं हम अक्षय कुमार साहब से। सर, क्या है ये, पहले तो ये अपना फ्लैट बेचना चाहते हैं, दूसरा फिर शोभा डेवलपर में शिफ्ट करना चाहते हैं, क्या इनका करना ये इस समय ठीक रहेगा? देखिए, 2 चीजें हैं। इनका जो लोकेशन है NIBM एरिया,
ये बहुत ही अच्छा लोकेशन है और काफ़ी रेट्स वहाँ पे बढ़ चुके हैं। तो ये मैं इनको कॉन्ग्रेचुलेट करूँगा क्योंकि इनको रिटर्न जो भी है आपके प्रोजेक्ट में आपको अच्छी रिटर्न मिली है। बिल्कुल ये एरिया आज की डेट में रहने लायक एरिया है, प्रोमिनेंट एरिया है, लैंडमार्क एरिया है और अगर आप किसी को भी कहें कि मेरा घर NIBM में है तो काफ़ी प्रेस्टिजियस एरिया भी ये कहलाता है। तो आप इसको ये बेच के अगर आप शोभा में जाना चाहते हैं, मैं ये जरूर कहूंगा कि शोभा नामी डेवलपर है, प्रोजेक्ट इनका अच्छा है, लोकेशन जो है पूना में, काम इनका बहुत ही बढ़िया है। तो अगर आप ले सकते हैं तो आप शोभा भी लीजिए, अगर आप बेचना चाहते हैं तो कर सकते हैं, पर ये थोड़ा टफ डिसीजन है क्योंकि लोकेशन वाइज जो आपकी जो लोकेशन है वो बेहतर है। प्रोजेक्ट क्योंकि शोभा का नया प्रोजेक्ट होगा, अम्यूनिटीज अच्छे होंगे, फिनिशेज अच्छे होंगे, तो शायद शोभा का प्रोजेक्ट इस वक्त या जो बनेगा वो बेहतरीन प्रोजेक्ट होगा क्योंकि आपका प्रोजेक्ट जो है 7-8 साल पुराने अम्यूनिटीज के साथ होगा। तो ये कॉल आपको लेना पड़ेगा। बाकी जो आप सोच रहे हैं शोभा लेने की वो अच्छा डिसीजन है। अगर आप बेच सकते हैं NIBM या डिसीजन हो चुका है तो बेचिए और शोभा जरूर लीजिए। चलिए साहब, तो डेवलपर बहुत अच्छे हैं, साउथ के बड़े नामी ग्रामी डेवलपर हैं और पुणे में भी अब काम शुरू कर रहे हैं। तो शोभा डेवलपर्स के प्रोजेक्ट में जाने में कोई दिक्कत नहीं। जैसा अक्षुत जी कह रहे हैं कि चूंकि नया प्रोजेक्ट होगा, एक बड़ा डेवलपर बना रहा है, बेहतरीन सुविधाएं होंगी, ज़्यादा अच्छे से निकल कर आएगा। लेकिन आपका NIBM वाला प्रोजेक्ट भी एक अच्छा प्रोजेक्ट है, अच्छे इलाके में है, लेकिन आप चाहें तो बेचकर इसमें बिल्कुल शिफ्ट कर सकते हैं नई सुविधाओं और नए प्रोजेक्ट के साथ में। सर, अब जब बात पुणे की कर रहे हैं, क्योंकि हमने पिछले हफ्ते भी पुणे के बारे में बातचीत की थी, इस बार भी काफ़ी सारे कॉल्स आए पुणे से, लेकिन पुणे में अब दो इलाके, एक तो जो हमने इस पिछले प्रश्न में देखा था कि जो ईस्टर्न साइड पे या जो आपका इलाका एयरपोर्ट साइड पर आ रहा है, वहाँ पर भी काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है, काफ़ी ज़मीनें, और एक है जो डेवलपमेंट पुणे मुंबई एक्सप्रेस हाईवे से लगे इलाकों में जो IT वाले मेन इलाके हैं वहाँ पर हो रहा है। अब जब इन दोनों में से सिलेक्ट करना हो तो कौन से इलाके ज़्यादा बेहतर है? ये देखिए, ये फिर जहाँ पे आप वर्क करते हैं उसकी वजह से आपको डिसीजन लेना चाहिए। IT हब तो डेफिनेटली ये बॉम्बे साइड हो गया, हिंजेवाड़ी बेल्ट में। तो बॉम्बे वाले जो इन्वेस्ट करते हैं पूना में वो ऑलवेज हिंजेवाड़ी बेल्ट को प्रेफर करते हैं। बाकी जो रहते हैं पूना में वो शायद दूसरे साइड प्रेफर करें, पर अगर IT में काम कर रहे हैं तो आप हिंजेवाड़ी में ही या हिंजेवाड़ी के आसपास ही रहेंगे। तो ये बड़ा मुश्किल है कहना कि कौन सा बेहतर रहेगा, बट IT के आसपास आप लेंगे, मुझे ये लगता है कि अगले 10 साल में अभी भी IT अच्छी ग्रोथ दिखाएगी। तो IT के आसपास मैं अगर लूं तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में मैं सेफर हूं और मुझे रिटर्न अच्छी मिलेगी। अगर थोड़ा मार्केट ढीला रहे तो मुझे लगता है IT साइड प्रॉब्ली इजियर बिकेगा भी, और आपको अगर रेंट पे देना है तो रेंटल वैल्यू भी आपको मिल सकती है। राइट, चलिए, तो यहाँ पर हमने बात की पुणे के बारे में, आप क्योंकि दो सवाल बैक टू बैक पुणे से थे, तो अब डिसीजन आपका है। हालांकि जैसे अक्षय जी ने इस हफ्ते भी कहा, पिछले हफ्ते भी कहा था कि पुणे के मार्केट की जहाँ तक बात है, थोड़ा अभी मिड टर्म में हम उसमें एक स्लोनेस देखेंगे, धीमा रहेगा मार्केट, क्योंकि देश भर में अभी यही स्थिति है। पुणे में काफ़ी डेवलपर हैं, काफ़ी कॉम्पिटिशन रहता है, अच्छे घर भी बनते हैं, इसलिए सप्लाई साइड भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है, उसकी वजह से दाम वाजिब बने रहते हैं। जहाँ तक रिटर्न का सवाल है तो आगे पीछे ज़रूर वहाँ पर भी बेहतरीन रिटर्न आएंगे। डेवलपर्स काफ़ी अच्छे हैं, काम काफ़ी अच्छे से हो रहा है और शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छे से डेवलप हो रहा है और शहर फैल रहा है। तो पुणे एक अच्छा ऑप्शन आज भी मौजूद है निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और घर खरीदना चाहते हैं खुद के लिए तो एक अच्छा ऑप्शन है ही। तो यहाँ पर वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी ग्रो। प्रॉपर्टी से जुड़े आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं पार्कलैंड प्रॉपर्टी एडवाइजर के फाउंडर और CEO अक्षय कुमार साहब। तो आइए सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। एक ईमेल है अब हमारे पास बेंगलुरु से, अजा ने ये भेजा है, पूछना चाहती हैं कि नॉर्थ बेंगलुरु में 1500 स्क्वायर फीट का 1000 रुपये पर स्क्वायर फीट के भाव से लिया हुआ एक प्लॉट है और फिलहाल 2000 इसका भाव हो चुका है, डबल हो चुका है। लोकेशन स्टेट हाईवे 144 के आसपास है और अब सवाल ये है कि क्या इस प्लॉट में, इस निवेश में बने रहें, हालांकि डबल रिटर्न आ रहा है, 1000 से 2000 हो गया भाव, या फिर इसमें से निकल जाना चाहिए और कहीं और निवेश करना चाहिए? सर, क्या सलाह देंगे? देखिए, इस बेल्ट में अभी डेवलपमेंट होनी बाकी है काफ़ी, तो इनको रिटर्न मिल चुका है अच्छा, पर मुझे लगता है कि अगले 5-7 साल में इनको और भी बेहतर रिटर्न मिलेगा। तो अगर आपको ज़रूरत नहीं है बेचने की, आप बिल्कुल ना कंसिडर करें इसको बेचना, आप इसको होल्ड करके रखिए और आपको रिटर्न अच्छी मिलेगी। देवनहल्ली बेल्ट में सब लोग आ रहे हैं, अच्छे डेवलपर्स आ रहे हैं, कंस्ट्रक्शन अच्छी हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी अच्छी हो रही है, और ये जो आपने कहा ये SEZ वगैरह सब आ रहे हैं। इनको 5-7 साल अच्छा कम से कम लगेगा पूरा डेवलप होने के लिए, तो आपको रियल वैल्यू आपकी प्लॉट की तब मिलेगी। तो अगर आपको ज़रूरी नहीं है बेचना, आप इसको ना बेचें।
राइट, तो यही आपके लिए सलाह है कि फिलहाल इसे रखें, आगे काफ़ी डेवलपमेंट होना है, आपके प्लॉट की कीमत और बढ़ती, दुगना तो आपको मिल ही रहा है भाव, लेकिन आगे आपको और कई गुना इस पर रिटर्न्स मिल सकते हैं। यहाँ पर अक्षय सर, एक सवाल पूछना है जो मन में आता है, वो ये कि हमें कोई बेंगलोर को हम छोटा शहर कंसीडर नहीं कर सकते, और देश के तमाम मेट्रोज या टायर 2 सिटीज में हम देख रहे हैं प्लॉट की अब कोई बात नहीं करता, लेकिन बेंगलोर से हमेशा हमारे पास प्लॉट के भी प्रश्न आते हैं। तो बेंगलोर में क्या आज भी प्लॉट लेना आसान है, या इतना प्रॉफिटेबल तो खैर हमेशा से रहे, लेकिन प्लॉट ले सकते हैं अभी भी? बिल्कुल लीजिए प्लॉट हमेशा बेहतर रहता है इन्वेस्टमेंट के लिए, अगर आपका डेवलपर ठीक हो, टाइटल ठीक हो और लोकेशन मोटा मोटी ठीक हो। प्रॉब्लम क्या होती है कि मोस्ट ऑफ दी ये जो लेआउट्स रहते हैं बेंगलोर में भी, ये छोटे डेवलपर्स करते हैं, तो ज़्यादा अमेनिटीज नहीं होती हैं इस सोसाइटी में। बट लोग जो बैंगलोरियन लोकल है वो ऑलवेज अपने घर में रहना प्रेफर करते हैं, अपार्टमेंट नहीं प्रेफर करते। आप ये देखेंगे बैंगलोर में कि जो अपार्टमेंट लेते हैं ज़्यादा करके वो लोग हैं जो बाहर से बैंगलोर में रहने आए हैं, पर जो ट्रू ब्लू ब्लडेड जो बैंगलोरियन कहते हैं ना, वो अभी भी घर प्रेफर करते हैं, तो वो ऑलवेज प्लॉट लेते हैं। और प्लॉट की नॉर्मली क्या है, वैल्यूएशन थोड़ी सस्ती रहती है, तो लोग अपने थोड़ा पैसे डाल के ले लेते हैं और उसको भूल जाते हैं। फिर 10-15 साल के बाद जब बेचने निकलते हैं तो अच्छी एप्रिसिएशन हो चुकी होती है और उनको अच्छी वैल्यूएशन मिल जाती है। तो बच्चों की पढ़ाई के लिए, बस छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्लॉट बिल्कुल अभी भी बैंगलोर में बहुत लोग प्रेफर करते हैं। राइट, चलिए, तो आपने भी अगर बेंगलोर में कोई प्लॉट लिया है तो आप उसे अच्छे से रखें, और आगे चलते हुए हो सकता है उसको भी आपको अज़ा की तरह बेहतरीन रिटर्न्स मिल सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, अब अगला सवाल है हमारे पास जयपुर से चांद सिंह साहब का। पूछना चाहते हैं कि ओके प्लस ग्रुप के एक्सोटिका स्कीम्स में एक सुशांत सिटी में रिहायशी प्लॉट उन्होंने लिया है, तो इस निवेश से भविष्य में कितने रिटर्न की वो उम्मीद कर सकते हैं? यहाँ पर फिर एक बार प्लॉट का ही प्रश्न है सर। देखिए, ये कितना रिटर्न बड़ा डेंजरस क्वेश्चन होता है, क्योंकि हम तो मतलब फॉर्च्यून टेलर तो होते नहीं हैं। राइट। पर ये है कि भाई रियल एस्टेट में हमने ये देखा है कि अगर आप प्रॉपर्टी ठीक ले, टाइटल ठीक ले, लोकेशन ठीक ले, और एक मैं ये नहीं कहूंगा कि सब नामी से ही ले, बट अच्छे आदमी से ले, तो आपको लॉन्ग टर्म में रिटर्न अच्छी आती है। नॉर्मली इन्फ्लेशन को अच्छी तरह बीट कर जाता है रियल एस्टेट। तो अगर ये सारे सवालों के जवाब आपकी इन्वेस्टमेंट में है, मतलब आपका जो जिससे आप प्लॉट लेना चाहते हैं वो, अगर फिर से कहूंगा कि बहुत नामी ना हो पर अच्छा आदमी हो और जिसकी रेपुटेशन ठीक हो, तो बिल्कुल खरीदिए। अगर लोकेशन ठीक है, इस वक्त जो आप लोकेशन की बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है, तो लोकेशन आप कंसिडर करिए। अप्रिसिएशन जरूर होगी। इस वक्त मैं ये कहूंगा कि जयपुर के आसपास जो पेरिफेरल एरिया है, थोड़ा सा क्वाइट है मार्केट वहां पे, तो स्पेक्टेकुलर रिटर्न ना एक्सपेक्ट करें, बट लॉन्ग टर्म में अच्छा रहेगा। ये जो आपने चुना है, इनके बारे में हमने इतना ज्यादा सुना नहीं है, तो मैं डायरेक्टली कमेंट नहीं कर पाता इस वक्त। पर अगर आपने सुना है, आपने चेक किया है, तो अगर आदमी ठीक है तो जरूर लीजिए इनसे। चलिए साहब, तो जरूर लें ये प्लॉट। और सर, यहाँ जयपुर में अगर हम टायर 2 सिटीज की बात करें तो जयपुर एक ऐसा नाम है जो पिछले कुछ 1-2 साल से काफी ज्यादा उभर के आ रहा है। महिंद्रा एसईजेड वाला इलाका हुआ, जो अजमेर रोड वाला इलाका है, टोक रोड, चौतरफा उधर एयरपोर्ट वाले इलाके, तो आपको लगता है कि जयपुर में वाकई वो पोटेंशियल है कि इंदौर या दूसरे इस तरह के जो टियर 2 सिटीज है उसके मुकाबले ये बेहतर करेगा आगे चलते हुए? देखिए, जयपुर में देयर इज नो डाउट कि भाई टूरिज्म बहुत है, लोग हार्ड वर्किंग है, एंटरप्रेन्योरल है, तो इन्वेस्टमेंट्स तो राजस्थान में जाएंगी ही जाएंगी। इस वक्त बीजेपी का गवर्नमेंट भी आ चुका है, तो सेंटर स्टेट दोनों एक ही गवर्नमेंट है, तो मैं जयपुर पे काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हूँ। पर जो जैसे आपने कहा, पिछले 2 साल में इतनी डेवलपमेंट हुई है, इतना सप्लाई आया है, इतने काफ़ी मतलब तेज़ी से प्राइसेस बढ़ी हैं, तो इसलिए थोड़े शॉर्ट रन में मुझे इतना बुलिश नहीं हूँ मैं। बट अगले 5-7 साल में मुझे लगता है कि टूरिज्म पे अगर ज़्यादा जोर आए गवर्नमेंट का, और जो नॉर्मल इन्वेस्टमेंट्स भी हो जयपुर में, तो जयपुर का रिटर्न डिस्प्रपोर्शनेटली ज़्यादा हो सकता है। राइट, और जैसा हमने देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी काफी काम, मेट्रो बन रहा है, बीआरटीएस भी वहां लाने की कोशिश, और चूंकि नई सरकार ने पहले ही कह दिया है कि उनका टूरिज्म पे काफी फोकस रहेगा कुछ सेंटर्स, तो मुझे लगता है उसमें जयपुर का नाम आना स्वाभाविक ही है। बिल्कुल ही आएगा जयपुर। तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो और टूरिज्म बूस्ट भी हो, तो डबल किकर हो जाएगा जयपुर के लिए, तो जयपुर बिल्कुल अच्छा रहेगा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। चलिए, तो जयपुर भी एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। वक्त पे और चर्चा होगी जयपुर के बारे में अक्षय जी के साथ, तो लेकिन फिलहाल आज के शो के लिए वक्त यहीं खत्म हो रहा है, तो यहाँ पर हम अक्षय जी का धन्यवाद करेंगे कि आप आए और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब आपने दिए। लेकिन आप हमें यूं ही ईमेल करते रहिए pg@moneycontrol.com पे, और हम प्रॉपर्टी से जुड़े आपके हर सवाल का जवाब देते रहेंगे। तो अगले हफ्ते आपसे फिर करेंगे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।